मिडिल ईस्ट महायुद्ध का 35वां दिन बेहद विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इनमें शेख जाबिर अल अहमद समुद्री पुल कुवैत, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज यूएई, किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब बहरी और जॉर्डन के किंग हुसैन जामिया और अब्दुल ब्रिज शामिल हैं। गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खरज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। ये पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन, करीब 3800 करोड़ खर्च हुए थे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि ईरान का लाइफलाइन B1 ब्रिज तबाह कैसे हुआ। B1 ब्रिज ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। ये पुल देश के प्रमुख लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा माना जाता था। सैन्य सप्लाई की आवाजाही इसी रास्ते से होती थी। हथियार, ईंधन और जरूरी संसाधनों की सप्लाई का मुख्य मार्ग था। उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों को जोड़ने वाला बेहद अहम कनेक्शन था B1 ब्रिज। ईरान में युद्ध के दौरान तेज मूवमेंट के लिए सबसे उपयोगी रास्ता माना जाता है। भारी सैन्य वाहनों के लिए सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक था ये ब्रिज। ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को जोड़ता था। व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी बेहद जरूरी। ईरान के तेल और गैस सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका। नागरिकों के आवागमन का भी प्रमुख साधन। आपातकालीन सेवाओं के लिए लाइफलाइन जैसा काम। दुश्मन के लिए ये एक प्रमुख टारगेट बना हुआ था। इस पर हमले से ईरान के सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। वैकल्पिक रास्तों पर दबाव बढ़ गया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित होने से ईरान को आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। इजराइल के हमलों से लेबनान का हेल्थ सिस्टम बुरी तरह डैमेज हो गया है। 1 महीने में लेबनान में 53 मेडिकल स्टाफ मारे गए, 87 एम्बुलेंस मेडिकल सेंटर नष्ट हुए और 5 अस्पताल बंद करने पड़े। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना अब बॉर्डर के पास 3 किलोमीटर तक के इलाके को खाली करवाने की योजना बना रही है ताकि खतरा कम किया जा सके। सेना मान रही है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना अभी संभव नहीं है और शायद पहले उसकी ताकत को कम करके आंका गया था। इजराइल का कहना है कि फिलहाल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना टारगेट नहीं है। अभी के हमले हिजबुल्लाह को कमजोर कर रहे हैं और आगे चलकर इसे खत्म किया जाएगा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि महायुद्ध का 35वां दिन कैसा रहा। ईरान युद्ध 38वें दिन भी बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर है। शुरुआती हमलों के बाद संघर्ष अब लंबा खिंच चुका है। मिसाइल और ड्रोन हमलों में लगातार तेजी है। कई प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमलों से दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। नागरिक इलाकों में भी असर, जनजीवन प्रभावित। तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। अमेरिका की रणनीतिक भूमिका पर पूरी दुनिया की नजर।
इजराइल ईरान टकराव की आशंका और गहराई। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है। रूस और चीन का रुख भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। साइबर हमलों का भी मोर्चा खुल चुका है। कूटनीतिक वार्ता की कोशिशें अब तक नाकाम। युद्ध विराम पर सहमति बनती नहीं दिख रही। आने वाले दिनों में और भयंकर होने के संकेत। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत शुक्रवार को करीब 8% से बढ़कर $109 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक तेल की कीमतों में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका असर दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे कई देशों को ऊर्जा बचाने के उपाय लागू करने पड़ रहे हैं। पूर्व ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ईरान से कहा है कि वो जीत का ऐलान करे और ऐसा समझौता करे जिससे मौजूदा युद्ध खत्म हो और भविष्य में भी टकराव रोका जा सके। जरीफ ने ये भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच नॉन अग्रेशन का समझौता हो सकता है, जिसमें दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने का वादा करें। ऐसा है, विश्व में एक आसार बने युद्ध के रूस और यूक्रेन की वार से 3 वर्ष के लगभग बीत गए, परंतु वार वो भी चल रही है। छोटी बड़ी अनेक युद्ध चल रहे हैं। अभी एक भारी युद्ध चला है अमेरिका, ईरान और इजराइल में, जिसके कारण तेल का संकट भी दुनिया में उभर रहा है। भारत ने अपने आप को तेल से संकट के उभरने के लिए अनेक रास्ते खोज लिए हैं। बाकी जगह तेल महंगा हुआ है, भारत में सस्ता हुआ है। भारत ने अपनी कूटनीति से सारे विश्व में इस ढंग से रिश्ता बना लिया है कि भारत तेल के संकट में नहीं फंसेगा, किसी भी तरह से नहीं फंसेगा और भारत में तेल मिलता रहेगा। इसलिए मैं पहली बात कहूँगा, भारत के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। भारत की सरकार हर दृष्टि से जागरूक और सशक्त है कि वह ऐसा कोई संकट आने नहीं देगी। दूसरी बात, मैं सारे विश्व के लिए कहूँगा कि आखिरकार सारे विश्व ने अमेरिका से भी पूछना चाहिए और ईरान से भी पूछना चाहिए, इजराइल से पूछना चाहिए, आखिरकार आपको युद्ध से मिल क्या रहा है। युद्ध केवल विनाश दे रहा है, कोई विकास तो दे नहीं रहा। वह अशांति पैदा कर रहा है, कोई शांति तो दे नहीं रहा। तो आखिरकार फिर युद्ध लड़ना क्यों? इसलिए मैंने तो जगह जगह कहा है, बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी आए थे, उनमें भी कहा, संत लोग आए, उनमें भी कहा कि हम सब ने एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि यह जो युद्ध की भूमिका है, इन देशों ने तुरंत उस पर लगाम लगानी चाहिए। देश ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखा तो वो क्षेत्र की ऊर्जा और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियां निशाने पर रहेंगी। अगर अमेरिका अपनी धमकियों पर आगे बढ़ता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा और सूचना टेलीकॉम सेवाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश इस समय नई मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहर का सामना कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा बल इन हमलों का जवाब दे रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने होर्मुज़ को लेकर होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग से पहले चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही क्यों न, हालात को और ज्यादा मुश्किल बना देगी। मई फिलीपींस ने कहा है कि उसके जहाजों को होर्मुज़ से सुरक्षित तरीके से गुजरने की अनुमति मिल गई है।
फिलीपींस काफी समय से ईरान से बातचीत कर रहा था। उसका मकसद खुद को दोस्त देश के रूप में मान्यता दिलाना था ताकि वो तेल की सप्लाई हासिल कर सके। साथ ही ईरान की ओर से भी कहा गया है कि फिलीपींस के झंडे वाले जहाजों, उसकी ऊर्जा सप्लाई और उसके नाविकों को सुरक्षित बिना किसी रुकावट और तेजी से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, सरकार अपना पूरा नजर रखे हुए है, और लेकिन है कि मैंने आपको कहा ना कि जहां तक ताल्लुक है ट्रंप के बयानों पे, हम ट्रंप के बयानों पे नहीं हम कोई यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे या क्या करना है। सरकार जहां तक ताल्लुक है, एक युद्ध है, युद्ध लगा हुआ है, और हमेशा हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही कि जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं है। वो 47 से लेके आज तक बेशक जंगें हिंदुस्तान को झेलनी पड़ी और जम्मू कश्मीर को भी झेलनी पड़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की लीडरशिप कभी इस हक में नहीं रही कि जंग जारी की जाए। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है, जंग लगी हुई है, उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी नजर रखी हुई है, और हम यही दुआ करेंगे कि जंग रुके, और जंग रुकने से ही, क्योंकि आज काफी चीजें देश और दुनिया में बदल रही हैं इस जंग के कारण। तो लिहाजा जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, और हम नहीं चाहेंगे कि जंग ज्यादा देर कंटिन्यू रहे। कुवैत में शुक्रवार सुबह एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद वहां कई हिस्सों में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया है कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी को इस हमले में निशाना बनाया गया। हमले के बाद रिफाइनरी की कई ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लग गई। फिलहाल आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ईरान में पिछले 3 दिनों में तेहरान और करज के आसपास बिजली सुविधाओं पर हुए हमलों के कारण कई जगह ब्लैकआउट हुई है। ईरान ने इन हमलों को आम नागरिकों और जरूरी सुविधाओं पर हमला बताते हुए युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। उनका कहना है कि इससे देश के करीब 9 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। साथ ही ईरान का कहना है कि ऐसे हमलों और दबाव के बावजूद वो बातचीत के लिए मजबूर नहीं होगा। उनका मानना है कि दबाव या धमकी के तहत किया गया कोई भी समझौता ईरान के हित में नहीं होगा। जो ATF प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, अभी रिसेंटली आज सुबह अनाउंस हुआ है। दिल्ली में ATF प्राइस 1.04 लाख रुपीस पर किलोलीटर है, पहले 96,600 था पर किलोलीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% इंक्रीज़ हुआ है ATF प्राइसेस का। इसका इम्पैक्ट ये होगा एविएशन इंडस्ट्री पे कि एयरलाइंस को हो सकता है अपना किराया बढ़ाना पड़े, और ऑलरेडी एयरलाइंस डील कर रही हैं लॉन्गर रूट से, क्योंकि एयर स्पेस बंद है पाकिस्तान और ईरान का, और इंटरनेशनल ट्रैफिक में एज वेल एज डोमेस्टिक में भी, क्योंकि पैसेंजर्स का ATF प्राइस इंक्रीज होने की कॉस्ट जो होती है ATF की अप्रॉक्सीमेटली 40% जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एयरलाइन की, उसमें ATF का कंट्रीब्यूशन होता है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एयरलाइंस को। अब ये देखने की बात है कि एयरलाइंस इस इम्पैक्ट को कितने एब्जॉर्ब कर पाती हैं और कितना पास ऑन करेंगी कस्टमर्स को। नॉर्मली एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज लगाती हैं, तो फ्यूल सरचार्ज लगने की पूरी संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में शांति लाने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। पुतिन ने ये बात मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती के साथ क्रेमलिन में हुई बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा स्थिति दोनों देशों के लिए चिंता की बात है। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। ये लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उसे निशाना बनाकर गिराया गया। बताया गया है कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है। उसमें मौजूद पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर गए, क्योंकि जब इसने थ्रेट दी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ईरान अगर आप 48 घंटे के अंदर होमरूज स्टेट नहीं खोलेंगे तो हम जो आपका सारा जो बिजली का महकमा है, सारा कुछ है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो काउंटर थ्रेट ये थी कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ होमरूज जो है वो सारी उम्र ना खोले। एक दूसरा, ये जितने मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उनका जो ये जहाँ पे उनकी रिफाइनरीज हैं या उनके जो स्टेशंस हैं, अपने लोडिंग स्टेशन वगैरह, वो हम इंश्योर करेंगे कि वो सारा तहस नहस हो जाए, तो आगे की दुनिया जो है वो पूरी की पूरी जो है प्रॉब्लम में हो। अब तेहरान कहता है कि इस थ्रेट, काउंटर थ्रेट से डोनाल्ड ट्रंप डर गए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी उन्होंने किया, अब क्या असलियत है वो तो अब
आएगी बाहर आस्ते आस्ते। पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि बैक चैनल नेगोशिएशन जो हैं वो शुरू हो गई हैं और दुनिया इसके लिए सारे अब अटकलें लगाए बैठी। इजराइल में ईरान की क्लस्टर वारहेड मिसाइल के हमले से कई जगह नुकसान हुआ है। आपातकालीन सेवा मकेन डेविड एडोम के अनुसार उनके मेडिकल कर्मियों ने हमले के बाद 10 अलग अलग जगहों का दौरा किया है जहां मिसाइल के हिस्से गिरे थे। इससे घरों, सड़कों और खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब फिर से समुद्र में लौट आया है। मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी क्षेत्र में मिशन के लिए तैयार है। इस जहाज में 12 मार्च को आग लग गई थी। जब ये लाल सागर में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तैनात था तो आग जहाज की लॉन्ड्री कपड़े धोने वाले में लगी थी। हालांकि आग लगने के करीब एक हफ्ते के बाद इस जहाज को ईरान के खिलाफ कार्रवाई से हटा लिया गया। मरम्मत के लिए ग्रीस भेजा गया जहां जहाज के रहने वाले हिस्सों को ठीक किया गया। ये बहुत गहरा विषय है और संवेदनशील भी है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने इस बात का आंकलन नहीं किया था कि ईरान इतने देर लड़ाई लड़ेगा। हमारे जो बेसिस हैं, उनके जो बेसिस हैं अरब देशों के, वो गल्फ़ के हैं, यूएई के हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, उनको मेरे ख्याल से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस पर ईरान हिट करेगा। लेकिन मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ा एक लैप्स है अमेरिका का, वो ये है कि उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद किया जाएगा। ये सबको पता था कि ईरान स्टेट ऑफ, उनके स्ट्रेटजिक लोकेशन इतनी जोग्राफिकली दे आर सो वेल प्लेस, मतलब इतनी अच्छी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ जो ईरान की साइड का है वो रगड टेरेन है, माउंटेन्स टेरेन है, हाई ग्राउंड है। वहाँ पर कोई भी बैठेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में जो भी चलेगा, छोटा बोट भी चलेगा, उसको डोमिनेट करेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में डीप सी पोर्ट्स हैं, मतलब इसका ये है कि बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पर आ सकते हैं, लोड कर सकते हैं और वहाँ से निकल सकते हैं क्रूड। अब जब ये हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया, क्योंकि चाइना का तो 90% तेल वहाँ से निकलता है, जापान का सब्सटेंशियल अमाउंट निकलता है, साउथ कोरिया का सब्सटेंशियल अमाउंट, हमारा भी 40% वहाँ से निकलता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की कंट्रीज, इनमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ से बहुत तेल निकलता है। अमेरिका में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाए जाने के बाद अब इस फैसले को लेकर नए दावे सामने आ रहे हैं। जॉर्ज के पूर्व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ काम करने को भी इस फैसले की एक वजह माना जा रहा है। ऑस्टिन बाइडेन के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ चाहते हैं कि सेना के शीर्ष पदों पर ऐसे अधिकारी हों जो राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन करें, भले ही वे फैसले पूरी तरह सही ना हो। हालांकि पारंपरिक तौर पर अमेरिकी सेना खुद को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करती रही है और बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के अपने काम को अंजाम देती है। चाहे अमेरिका के चाहने ना चाहने तो कुछ नहीं होगा, ईरान के चाहने ना चाहने तो होगा। हॉर्मुज़ स्टेट के ऊपर पूरी तरीके से ईरान का कब्जा है और तकरीबन ज़्यादातर ऑयल हॉर्मुज़ स्टेट से होकर कच्चा तेल गुजरता है। लिहाजा अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका की गुंडाई और उसकी सुपर पावर को ईरान ख़त्म कर रहा है और पूरी तरीके से बता रहा है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है। और हॉर्मुज़ स्टेट पर अभी तो ईरान ने का कब्जा है पूरी तरीके से। अभी उसके नीचे जो इंटरनेट की लाइनें जा रही हैं, अगर से अमेरिका ने ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ की तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से महरूम हो जाएगी तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया। और ईरान पूरी तरीके से वहाँ के जो इंटरनेट की लाइनें जो बिछा रखी हैं वो सारी लाइनें काट देगा। ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका में बड़ा सैन्य फैसला लिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा है। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया है कि जॉर्ज को समय से पहले रिटायर्ड होने के लिए कहा गया है। वो अगस्त 2023 से आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर थे। हेग्सेथ के पद संभालने के बाद से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ जनरल और एडमिरल को हटाया जा चुका है और जॉर्ज का हटाया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है। रैंडी जॉर्ज वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी के ग्रेजुएट हैं।
और एक इन्फेंट्री अधिकारी रहे हैं। उन्होंने पहले खाड़ी युद्ध के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान में भी सेवा दी है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 हफ्तों से अमेरिका और इजराइल के लगातार सैन्य हमलों के बावजूद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित है। इसके साथ ही ईरान के पास हजारों वन वे अटैक ड्रोन भी अब तक मौजूद है। ईरान की सेना ने साफ कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक उसके दुश्मन सरेंडर नहीं करते। ऐसे में मिडिल ईस्ट महायुद्ध का 35वां दिन बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।